हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दो खास मेहमान और जानकार इस मामले के। सौम्यकांति घोष, ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आनंद सिंह भाल, पूर्व आर्थिक सलाहकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सौम्यकांति घोष, जो एसबीआई की रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है कि प्रति व्यक्ति आय जो अगर 7 गुना बढ़ जाएगी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी खबर है। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें जो इन्फ्लेशन है उसको भी काउंट किया गया है? देखिए, नमस्कार। पहले तो बात यह है कि ये कोई सर्वे नहीं है, एक रिसर्च रिपोर्ट है। तो ये जी। जो डेटा आपका अभी जो रिसेंट 2020 तक तो जो डेटा है वो एक्चुअल का बेसिस पर है। तो ये बात मैं पहले उस बोलना चाहता हूँ। और आईटी का जो डेटा, आप अगर इनकम टैक्स वेबसाइट में जाए, उसका जो लास्ट 10 साल का जो डेटा है वो काफी अच्छा है। उसके अंदर काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है। अगर हम कोई ध्यान से देखे, वहां से अभी आपको पता चलते हैं कि जो जो टैक्स पेमेंट जो लोएस्ट कैटेगरी में था, जो 5 लाख का नीचे जा सकता था, उसको टैक्स नहीं देना था, उसमें अभी 14% घटती हुआ है। इसका मतलब कि 14% लोग वहां से ऊपर की इनकम कैटेगरी में गया है। तो इसके लिए हम उसका बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि आज 23 में है, नेक्स्ट 25 ईयर्स में अगर हम सिंपल भी एक असम्पशंस कुछ ले ले, ये नंबर 25% होगा। ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर है कि जो नीचे से ऊपर का कैटेगरी में जाएंगे। ये बोलने के बाद भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो नंबर्स है ये नॉमिनल इन करंट प्राइसेस है। तो इसके अंदर ये ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इन रियल टर्म्स। लेकिन उसको चलते भी इसमें दो चीज में बोलना चाहता हूँ। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के लास्ट 20 साल का डेटा देखें, उसमें जो डॉलर ग्रोथ होता है, जो डॉलर में टर्म्स में, यूएस डॉलर टर्म्स में जो ग्रोथ होता है वो अराउंड 9% हुआ है एवरेज, 8.5 to 9%। ये पैंडेमिक का ईयर अगर छोड़ते हैं पूरा साल पर, अगर हम रूपी को मान ले कि रूपी का अगले 20 साल में एवरेज 2% भी डेप्रिसिएशन हर साल करते हैं, हो सकता है कि ये उलट जाए, क्योंकि अभी हम रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन का काफी जी। कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले 10 साल में रूपी का आउटलुक थोड़ा सा एप्रिशिएटिंग हो जाए। फिलहाल अगर हम मानते हैं कि रूपी का टेंडेंसी डेप्रिशिएट होता है, अगर ये 2% हम 9% के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 11%। उसका मतलब हम उसमें 6.5% मान रहे हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, जो अभी फिलहाल 7% है, और 4.5% इन्फ्लेशन होगा। तो जिस आधार पर ये नंबर हमने निकाला है वो काफी कंजर्वेटिव है, बिकॉज 11 अगर, क्योंकि काफी लोग ठीक बोल है। रहे हैं कि हमको 7%, 7.5% में ग्रो करना है। हम ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बेसलाइन में भी अगर ग्रो करें 11% में 2% रूपी डेप्रिसिएशन अगर होते हैं, तब भी हम ये जो नंबर में आपको दिया है, वी कैन अचीव दिस नंबर। एंड मे बी अगर डॉलर की तुलना में रूपी का, ये बिकॉज ये डायनामिक वर्ल्ड है, आज से 10 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है, अगर रूपी जी। अप्रिशिएट करना चालू हो गया, तब तो हम और भी अच्छा नंबर देख सकते हैं। एक और बात आपने कही थी कि 2027 तक भारत जो है वो बन सकता है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना के बाद। तो ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि इसके लिए कि ये हो पाए मुमकिन, किस तरह के पॉलिसी डिसीजंस की जरूरत है ताकि ये हो पाए, और हम कहाँ अभी पीछे हैं, चुनौतियां क्या हैं? देखिए, पहले अगर हम यूएस और चाइना को छोड़ दे, उसका ऊपर जो है जापान एंड जर्मनी है। आगे हमारा साइज ऑफ द इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन करीब है यूएस डॉलर्स में। अगर हम नॉर्मल भी ग्रोथ माने, जो आपको बोला कि 9% डॉलर ग्रोथ भी माने, नॉर्मल कोर्स में भी हम 2027, उसका मतलब कि ये आईएमएफ का कैलेंडर ईयर लेते हैं, हमारा टर्म्स में ये 2020 मार्च तक हम बेसलाइन डेट में भी ये दोनों इकोनॉमी के हम टक्कर दे सकते हैं, निकल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट दी करेंट डेट, जो 10-11% से ग्रोथ में भी हम उसको आगे चला जाएंगे। लेकिन उसके आगे अगर जाना है, क्योंकि हमने, हमारा एम है कि डेवलप्ड इकोनॉमी 2047, और हमारा ऊपर चाइना एंड सॉरी, हमारा ऊपर यूएस एंड चाइना रह जाएंगे। अगर उसको हमको टक्कर देना है, तो इसको हमको इंश्योर करना है, जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वी कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ जी। रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी, जो अभी इन्फ्लेशन फिलहाल अभी थोड़ा बहुत उसके इन्फ्लेशन में ऊपर नीच होते हैं, क्योंकि ये मॉनसून का सेशन है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन स्टेबल रहते हैं, एक्सचेंज स्टेबल रहते हैं, और जो पॉलिसी जो स्टेबिलिटी रहते हैं, तो आई थिंक ये आंकड़ा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगले 10 साल पहले जब हम 10th में था, हम सोचे नहीं थे कि हम 5th लार्जेस्ट में आ जाएंगे, और आज हम सोच रहे हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट में जाएंगे। और हम ये भी सोच सकते हैं कि अगले दिन अगर हम अच्छे से करें,
कि हम दूसरों दो बाकी जो दो पोजीशन है उसको भी हम फ्यूचर में फिलहाल क्यों नहीं नहीं, बिल्कुल किसी भी टाइम में हम उसको टक्कर दे सकते हैं। ठीक है। आनंद सिंह भाल, भारत की आबादी की भी बात की गई है कि भारत की जो आबादी है, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि एक भारत की ताकत है, लेकिन भारत सबसे पॉपुलस जो देश है वो भी हो सकता है धरती पे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, एक मौके के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी एक चुनौती भी है कि किस तरह से हम जो है अपने इस पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे युवा है उनको रोजगार के मौके, जो बेरोजगारी है उसकी दर से उन्हें ऊपर उठाना, इसके लिए भी कई तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि इस समस्या को भी एड्रेस किया जाए। आप कैसे देखते हैं इस चुनौती को? वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारी आबादी है वो हमारी ताकत है। और इंडिया के बारे में, इंडिया की आबादी बहुत ही यंग और मजबूत है। तो अगर उनको हम कार्य शैली में ले आए, उनको वर्क फोर्स में ले आए अपने यूथ को, तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बट उसकी अदर साइड ये है कि अगर हमने इन यंग युवाओं को ठीक से स्किल नहीं दिया, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं की, उनका हेल्थ और एजुकेशन ठीक नहीं रहा, तब ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जो टर्म है वो नहीं मेटेरियलाइज करेगा, वो उसका हमें नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। बट इसके लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। जो हमारा बिग नेशनल स्किल मिशन है, जिसके तहत यूथ को और एल्डरली लोग को भी स्किलिंग की जा रही है, उनको सर्टिफाई किया जा रहा है, उनको अपस्किलिंग की जा रही है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसमें स्किल भी अब एम्बेड हो गया है, तो केवल अब लोग बीए बीएससी करके नहीं निकलते हैं, अब वो साथ में स्किल भी सीखते हैं। तो सरकार के रेडार पे ये चीज बिल्कुल फोकस में है कि हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना है, और उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर उनकी पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट है, उसमें जो कई तरह के दिए गए हैं कि जो स्प्रिंग बोर्ड्स हो सकते हैं हमारे इस लक्ष्य के लिए, वो काफी पॉजिटिव है प्राइस वाटर कूपर की रिपोर्ट भारत के लिए। पर उसमें एक बात ये भी लिखी गई है कि जो भविष्य के सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको डेवलप करने की जरूरत है और तेजी से। तो भारत के लिए ये जो ट्रांजिशन है तेजी से आगे बढ़ने का, वो आसान होगा। और ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, इसकी भी बात इसमें की गई है। ये होता हुआ आप देख रहे हैं, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं? ये जो कोरोना 2 साल का हुआ, उसमें इंडिया ने और पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि आपकी जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल है, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो इंडिया ने देखा सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह पे किसी हमें पड़ोसी देश पे ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। सो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम नई लॉन्च हुई है, उसमें बहुत हमने बहुत इंसेंटिव दिया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जो बिल्कुल बेसिक चीज है अब आगे फ्यूचर 21st सेंचुरी इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत जोर दिया गया है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में बहुत जरूरी है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भी दिए जा रहे हैं, टेक्सटाइल वगैरह को। तो ये सब सेक्टर्स जो हैं आगे की समय में भारत उन पे जोर देगा। और इंडस्ट्री 4.0 जो आजकल बातें की जाती है, उसमें ये सब सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप देख रही हैं कि पूरे दुनिया भर में, इवन अमेरिका और चाइना के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किसकी ज्यादा बढ़े। तो इंडिया उस पर बहुत ही ज्यादा जोर डाल रहा है। और अब फॉक्सकॉन और अदर कंपनीज, मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को भी इंडिया इंसेंटिवाइज कर रही है, और ग्राउंड पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो ये सब हमारे जो नीति बनाते हैं वो सबने इन सबको सोच विचार किया है। और ये जो मेन स्कीम अगर आप हमसे पूछे, तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत की मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाएगा सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में। और ये बहुत जरूरी है, बल्कि पीडब्ल्यूसी की जो रिपोर्ट या जो प्रोजेक्शन एक है काफी फेवरेबल है भारत के लिए। जैसे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, 20 साल आगे का लक्ष्य है। पर पीडब्ल्यूसी का प्रोजेक्शन ये है कि लक्ष्य और पहले 2030 में भी पूरा हो सकता है, बल्कि 2060 तक भारत की जीडीपी अमेरिका से बड़ी हो जाएगी। भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, इसमें शक नहीं। भारत की जो विकास दर रही है वो काफी तेज रही है दुनिया भर में, लेकिन जो भारत का एम्बिशन है भविष्य के लिए, उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम जो अभी मोटे तौर पे अभी भी कृषि पे
डिपेंड करते हैं, वो एग्रेरियन इकोनॉमी जो हमारी है वो ज़्यादातर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज बेस्ड, ये तमाम चीज़ों में बदल पाए, तब हम इस गोल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये होता देख रहे हैं आप सौम्य कांति घोष? वो तो देखिए, एक तो पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैं अभी बोला कि एग्रीकल्चर का अगर शेयर देखें, अभी शेयर अगर देखें कितना लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में अराउंड 45% है। एक्चुअली ये जो पैंडेमिक ईयर था वो हमको थोड़ा पीछे कर दे, क्योंकि काफी रिवर्स माइग्रेशन हुआ। लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें, हर साल 1% करके जो लेबर फोर्स वर्कफोर्स में है वो कम होते जाते हैं। तो उसका हिसाब से हमने माना कि 2047 तक एग्रीकल्चर में 20 से 25% तक हो जाना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर से उतना लोग कम होगा, जो आपने बोला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ना चाहिए, इसके लिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एम्फेसिस है वो काफी अच्छा एम्फेसिस है। सर्विसेज सेक्टर हमारा ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं, और जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स होता है, ये जो अभी सेमीकंडक्टर का बात हुआ, इस पे काफी अच्छा इंडिया इस वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये हर चीज मिला के अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छा है। और फ्यूचर में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो है ही, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, इंडिया का डेवलपमेंट विल आल्सो बी ड्रिवन बाय टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। क्योंकि जितना टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज भी आपको डेवलप करेंगे, वहां पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उतना अच्छा इंडिया के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंडस्ट्री, उसके मतलब कि इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसको बाहर जाके भी फैक्ट्री बना सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया, अगर हम इसी तरफ से देखें, फ्यूचर ऑफ इंडिया नॉट ओनली विल लाई इन सिटीज, लेकिन उसका जो टाउन्स है, उसका जो विलेजेस है, टायर 2 सिटीज है, टायर 3 सिटीज है, सारे एग्लोमरेशन को मिला के इंडिया को ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका सौम्य कांति घोष और आनंद सिंह भाल, ये समझाने के लिए कि भारत जो ये लक्ष्य है वो किस तरह से पूरा कर पाएगा।